कर दिया। तो प्राइमरी अमाइंस के लिए अपन लिखेंगे जैसे अपन ने लिखा हुआ है ना, जैसे इसमें ना HNO2 में अपन ने डाइसोनियम सॉल्ट लिखा हुआ है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर HNO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो विल गेट द डाइसोनियम सॉल्ट। अभी अपन क्या करेंगे, अगर इसको इससे रिएक्ट करेंगे ना तो विल गेट दैट R अल्कोहल बनेगा। अब आपने 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिखा तो मैंने इसको N2 लिबरेट कर दिया प्लस विल गेट H2। दिस इज द प्रोडक्ट व्हाट वी गेट विद 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री अमाइंस में जैसे डाइसोनियम सॉल्ट बनता है वैसे तुम बता दें कि 2 डिग्री अमाइंस की बात कर रहे थे भाई। 2 डिग्री अमाइंस में क्या होगा, R2N है, NH है, और रिएक्शन वैसे ही होगा जैसे अपन कहते हैं भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा, फिर OH से अपन एक एक हाइड्रोजन निकालते जाएंगे और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड बना के डाइसोनियम सॉल्ट बनाएंगे। उसके बाद जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था, जब अपन इसको 2 डिग्री अमाइन से रिएक्ट करेंगे तो अगेन विल से दैट ये लोन पेयर है, ये इस पे अटैक करेगा तो विल गेट दैट RNR लोन पेयर था, तो लोन पेयर से मैंने N डबल बॉन्ड बना दिया, पॉजिटिव चार्ज आया था तो प्रोटॉन को हटा के अपन ने लोन पेयर वापस लेके आ गया। तो दिस इज डाई एल्काइल नाइट्रोसामाइन बोलते हैं इसे, ये नाइट्रोसो ग्रुप है। सो दैट इज ऑयली येलो कलर सोल्यूशन, येलो सोल्यूशन ऑफ डाई एल्काइल नाइट्रोसामाइन, डाई एल्काइल नाइट्रोसामाइन, दैट इज व्हाट। तो इसको अपन फिर रिएक्ट करेंगे क्योंकि अब ये येलो सोल्यूशन आ गया तो ठीक है, इसमें नाइट्रोजन लिबरेट हो रहा है, इसमें ऑयली येलो सोल्यूशन आ गया। इसको अगर अपन रिएक्ट करेंगे ना 3 डिग्री अमाइन के साथ तो विल गेट अ सॉल्ट, अपन को सॉल्ट मिलेगा दैट इज R3N डॉट NO पॉजिटिव OH नेगेटिव, विल गेट अ सॉल्ट। ये सॉल्ट को अगर हीट करूंगा तो आई गेट दिस RNR N डबल बॉन्ड O प्लस आई गेट दैट RH, ये मिल जाएगा। तो अपन कहेंगे ये फिर नाइट्रोसामाइन है। तो फिर इसको और इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो अपन कहेंगे भाई देखो, अगर इसको आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करो तो ये रेड कलर ग्रीन कलर सोल्यूशन बनाएगा, और फिर आप इसको NaOH से रिएक्ट करो तो ये ब्लू कलर सोल्यूशन बनाएगा। ये जो कंप्लीट रिएक्शन है ना ये वाला, ये रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड लिबरमैन टेस्ट फॉर सेकेंडरी अमाइंस, लिबरमैन टेस्ट फॉर सेकेंडरी अमाइंस। क्या बोलेंगे पूरे से, लिबरमैन टेस्ट फॉर सेकेंडरी अमाइंस, ये होगा लिबरमैन टेस्ट फॉर सेकेंडरी। और इसको जब अपन रिएक्ट करेंगे ना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये डिहाइड्रेशन शो करेगा, अल्कोहल शोज डिहाइड्रेशन। अगर अल्कोहल से डिहाइड्रेशन होगा तो विल नॉट गेट द ग्रीन कलर सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसामाइन, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वो डिहाइड्रेशन शो करेगा। दैट इज हाउ द प्रोडक्ट इज। ये रिएक्शन है, 1 डिग्री अमाइन क्या बनाएगा, 2 डिग्री अमाइन क्या बनाएगा और 3 डिग्री अमाइन क्या बनाएगा। लेकिन अपन को एक बात पता है, द रिएक्शन विद एरोमेटिक अमाइंस, अगर हम एरोमेटिक अमाइंस की बात करें तो अपन क्या करेंगे भाई देखो, इससे अगर आपने NH2 लिखा
और इसको आपने HNO2 से रिएक्ट करवाया 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आई विल राइट डाइसोनियम सॉल्ट। डाइसोनियम सॉल्ट। और अगर आपने इसको HNO2 लिखा और डाइसोनियम सॉल्ट नहीं लिखा, आपने टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, assuming that the acid is dilute, I will write like this. N2 is liberated, जैसे उसमें हुआ था। लेकिन अगर मैं इसको सेकेंडरी एमाइन ले लेता हूं, सेकेंडरी एमाइन जैसे होता है, और फिर इसको HNO2 से रिएक्ट करूंगा तो आई विल गेट लाइक दिस। इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको हटाएंगे फिर, तो विल राइट लाइक दिस। ऑयली येलो सॉल्यूशन ये मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ रिएक्ट करता हूं और फिर इसको HNO2 से रिएक्ट करूंगा तो इसके पास अच्छा प्रोटॉन नहीं है लीव करने के लिए, इसलिए मुझे प्रोडक्ट ये मिलेगा। पैरा नाइट्रोसो अमाइन। That is electrophilic aromatic substitution reaction by EAS reaction। मतलब 3 डिग्री अमाइंस में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक होगा, इसके जैसा नहीं होगा। तो यहां पर और यहां पर इट इज डिफरेंट, और अपन को पता है अगर टेम्परेचर नहीं होगा तो फिर अपन को वैसे ही मिलेगा प्रोडक्ट। हाँ रहेगा ना, तो चलो टू ही, नो डाउट। ये एक मेथड है फॉर द डिस्टिंक्शन टेस्ट। वी कैन राइट अनदर मेथड फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। दूसरा अपन लिख सकते हैं बाय हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ये लिबरमैन टेस्ट को ध्यान रखना। लिबरमैन टेस्ट अपन से काफी पूछते हैं फॉर सेकेंडरी अमाइंस। लिबरमैन टेस्ट अपन ने फिनॉल में भी पढ़ा था, जिसमें रेड कलर आया था, लेकिन लास्ट में उसमें फिनॉल में ब्लू कलर ऑफ इंडोफिनॉल बना था। हॉफमैन रिएक्शन में वी कैन राइट दैट हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बाय कार्बन डाइसल्फाइड। तो इसमें जो रिएक्शन था वो कार्बन डाइसल्फाइड से था। इसका मैं रिएक्ट करूंगा प्राइमरी अमाइन के साथ, लोन पेयर होगा, अटैक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उससे प्रोटॉन लेके इसको दे देंगे, विल गेट दिस। ये बने। तो मस्टर्ड ऑयल थोड़ी बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड को, ये मस्टर्ड ऑयल कलर बनता है इसलिए अपन हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बोलते हैं। मस्टर्ड ऑयल का कलर अपन ने सब नहीं देखा हुआ है, वो ब्राउन रेड ना, रेड मतलब ब्राउन ज्यादा होता है और थोड़ा सा ऑरेंजेस या रेड अपन क्या बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल जैसे कलर आएगा। इसको फिर अपन रिएक्ट करेंगे ना, जैसे मस्टर्ड ऑयल कलर है। अब अपने पास ना
इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे HgS से, मर्क्यूरिक क्लोराइड से, HgCl2। मरकरी के सॉल्ट, लुइस एसिड। तो अपन क्या करेंगे, अपने पास 3 साइड्स है, 1 2 3। किससे रिएक्ट करेगा? ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव चार्ज सल्फर पे ज्यादा स्टेबल होगा नाइट्रोजन के कंपैरिजन। और इन दोनों सल्फर में से इसका ऑर्बिटल साइज बड़ा होगा, sp3 है या sp2 है। ये इससे रिएक्ट करेगा। करो, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये यहां शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, HgS लीव करेगा। फिर अगर ये लीव करेगा तो ये यहां लीव करेगा, तो प्रोटॉन लीव करेगा, तो Rn डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट बनेगा। ब्लैक पीपीटी बनेगा। अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, पहले लिख देता हूं, थायोसाइनेट प्लस HCl बनेगा। इधर पैरा नाइट्रोसोमाइन है, ठीक है। इसको सेकेंडरी अमाइन से क्या कर पाते हैं, इसके पास भी लोग कार्बन में, तो अपने पास ये, इसको भी HgCl2 से रिएक्ट करते हैं। इसको HgCl2 से रिएक्ट करूंगा तो ये इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा जैसे इसमें ब्रेक होगा, और फिर प्रोटॉन लीव किया अपन ने। इसमें ये इस पे तो अटैक कर सकता है, उसके आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगा। वाइट इज भाई, इस पे ये अटैक करेगा, ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता। आर थोड़ी लीव करता है, प्रोटॉन लीव करता है। इसमें तो अपन ने ये लीव करवा लिया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया था, ये लीव नहीं कर पाएगा तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा। इसके पास लोन पेयर अटैक किया था तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया था, प्रोटॉन लीव किया, अब इसके पास तो प्रोटॉन ही नहीं है, ये अटैक तो करे लेकिन प्रोटॉन नहीं है, लीव किसको करवाओगे? अगर तीनों अमाइंस है, ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल्स, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है, अगर ऐड करने से, कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करने से मस्टर्ड ऑयल कलर आया तो 3 डिग्री अमाइन नहीं है, 1 डिग्री या 2 डिग्री होंगे। अगर HgCl2 ऐड करने से ब्लैक आया तो 1 डिग्री है, नहीं तो 2 डिग्री है, अगर HgCl2 से रिएक्ट नहीं किया तो। ठीक है,
This is mustard oil reaction. Another method we can write is the third method, Hensberg reaction. By benzene sulfonyl chloride. चलो चेक करते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. इसका हाइड्रोजन ये बना है ना, कहाँ गया? इधर वाला. हाँ तो हटा है ना, एक इससे HCl एक इससे HCl, दो HCl लिखे तो. ठीक है. अब अपन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लिख लेते हैं. Benzene sulfonyl chloride is like this. ऐसे लिख देते हैं. इसको रिएक्ट करता है प्राइमरी अमाइन के साथ. पहले नेगेटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा तो Cl लीव करेगा. I will get like this. ये बनेगा. That's a white PPT. ये जो बनेगा ये white. लेकिन this white PPT is soluble in NaOH. ये प्रोटॉन जो होगा that will be acidic in nature. Soluble in NaOH. सॉल्ट बना देगा ये. नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज काफी ज्यादा स्टेबल होगा ना. तो ये सॉल्युबल बना देगा. लेकिन इसको अगर अपन हीट करें ना HCl के साथ तो व्हाइट पीपीटी विल रीअपियर. ये व्हाइट पीपीटी वापस बन जाएगा. ठीक है. अगर मैं इसको सेकेंडरी अमाइंस Cl को हटाएंगे, I'll get like this. बट NaOH के साथ इसमें एसिडिक हाइड्रोजन एटम नहीं है. इनसॉल्वेबल. ऐसे लिख सकते हैं. और ये होगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करने के लिए प्रोटॉन तो हो इसके पास, तो वो लीव क्या करेगा? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो R तो लीव थोड़ी करेगा. सो देयर इज नो रिएक्शन.
ठीक है। अब इस मेथड को ना we can use to separate the 1 degree, 3 degree and 2 degree amines. This method can be used to separate the mixture of 1 degree, 2 degree and 3 degree. वो कैसे? बेंजीन, ये तीनों का मिक्सचर है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डालता हूं, 1 डिग्री 2 डिग्री का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, 3 डिग्री विल रिमेन इन द सोल्यूशन, फिल्टर कर लो, ये हट गया, ये दोनों के पीपीटी बच गया। अब इस पीपीटी को NaOH में डिसॉल्व कर दो, 1 डिग्री डिसॉल्व हो जाएगा, 2 डिग्री पीपीटी में रह गया। अब आप 1 डिग्री जो डिसॉल्व हो गया था उसको वापस HCl से 1 डिग्री माइनस बना लो, तो अपन सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, दैट इज अबाउट हेंसबर्ग मेथड। कार्बाइलमाइन रिएक्शन, but कार्बाइलमाइन reaction is a test for 1 degree at least. Test for primary amines only. Which are not sterically hindered. तो देख लेंगे, पहले रिएक्शन तो चेक कर लें, उसके बाद स्टेरिक हिंड्रेंस की बात कर लेंगे। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है एनी एरोमेटिक और एलिफेटिक, इसको मैं रिएक्ट करूंगा CHCl3 के साथ एल्कोहलिक KOH में, मतलब कार्बीन्स बनाने वाले। ये कॉम्बिनेशन तो कार्बीन्स का है, हेलोफॉर्म एंड अ बेस, और रिएक्शन में कार्बीन तो जरूर बनेगा, प्रोडक्ट जो भी है। वी गेट आइसोसाइनाइड, ये प्राइमरी अमाइंस है, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है ना, ये आइसोसाइनाइड है। फिश के जैसे स्मेल होता है, फिशी स्मेल होता है, जैसे फिश मार्केट में होता है, अपन उसे फाउल स्मेल लिखते हैं, जिससे अपन उसको पहचानते हैं। और बाकी अपन लिख सकते हैं दैट इज अदर प्रोडक्ट्स जो भी बनेगा। हमें यह पता था कि आप KOH और CHCl3 से कार्बीन्स बनाने वाले हैं। ये सिंगलेट कार्बीन बनाया होगा आपने, और फिर सिंगलेट कार्बीन से आपने रिएक्शन किया, क्योंकि ये बेसिक होता है, इसलिए मैं इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में 2 Cl है, ये आपने डोनेट किया होगा, तो इस पे पॉजिटिव चल जाएगा आपका। तो अपन ने लिखा होगा भाई ऐसे H और H, C इस पे नेगेटिव चार्ज, और एक Cl और एक Cl इस पे पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन हटाया होगा आपने, तो आपने ऐसे लिखा होगा N लोन पेयर, H और एक Cl, C और उस पे एक H, Cl और Cl लिखा होगा। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, आपने फिर इसको इधर शिफ्ट करके Cl बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप आपने लीव करवाया होगा,
तो पीएच एन डबल बॉन्ड, तब तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर एच है, एक एच बच गया और एक सीएल बच गया, और मैं एक HCl हटा दूंगा क्योंकि ये सीएल जो लीव करेगा वो सीएल इस प्रोटॉन को लेके जाएगा। अभी वो प्रोटॉन को लेके जाएगा तो वी कैन राइट लाइक दिस, पीएच एन, फिर से लोन पेयर आएगा इस पे डबल बॉन्ड सी, इस पे एक एच है और एक सीएल है, फिर तो मैं एक बार और ऐसे हटा सकता हूं इसको, एंड आई गेट पीएच एन अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस एंड अ ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसको अपन ने KOH से रिएक्ट करवाया, वो एसिडिक हाइड्रोजन एटम, तो आई गॉट दिस। इससे हटाऊंगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसको रीअरेंज करूंगा तो साइनाइड बना सकता हूं। तो मुझे हर बार Cl मिला, मतलब मैं ट्वाइस ऑफ HCl लिख लेता हूं प्लस KCl, दैट इज द प्रोडक्ट। लेकिन एक बात पता चल गया, ये वाला कार्बन एटम जो था ना, इसको रीअरेंज करके मैंने साइनाइड बना दिया, मतलब इसको ना ऐसे इधर जो लोन पेयर है ना, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो विल गेट दैट प्रोडक्ट। ऐसे बनाते हैं। अल्टीमेटली व्हाट आई वांट इज, ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें जिससे अपन से पूछा जाए कुछ, हमें बस ये पता होना चाहिए एनिलीन को अगर मैं रिएक्ट करूंगा इन दोनों के साथ तो विल गेट द कार्बीन्स, और इसमें आइसोसाइनाइड होगा। बस इससे मुझे ये पता चल गया कि ये वाला जो कार्बन एटम होता है वही आप इसमें ऐड करते हो नाइट्रोजन के साथ, मैकेनिज्म से मुझे ये पता चल गया। That is how we can write. That is about the distinction test and the test of primary elements. लेकिन स्टेरिकली हिंडर्ड 1 डिग्री अमाइन ये टेस्ट नहीं देंगे, मतलब ये ना कार्बाइल रिएक्शन, the amines like amines which do not give this test, पर ऐसे बता सकते हैं, एक तो ऐसे लिख सकते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कार्बिन रिएक्ट नहीं कर पाएगा इससे, जो कार्बिन का अटैक आपने बताया ना ऐसे, वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अटैक नहीं कर पाएगा। दूसरा, अगर कोई ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है जैसे NH2 है, इसमें CH3 का भी सब्स्टिट्यूशन होगा तो लोन पेयर में बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाता है, वी नो दैट, तब भी ये रिएक्शन नहीं होगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ना, ये रिएक्शन नहीं देंगे। तो इस टाइप से अगर है 1 डिग्री अमाइन तो फिर ये टेस्ट नहीं देना चाहिए, इट विल नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक है, that is about the distinction test for amines and the separation for amines अपन कैसे बता सकते हैं ये सही। नेक्स्ट वी कैन राइट इज अमाइंस में फिर हम काफी सारे रिएक्शंस ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस भी चेक कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस में वी कैन राइट दैट, अगर हमारे पास प्राइमरी अमाइंस है, इसको मैं रिएक्ट करता हूं KMnO4 एंड बेसिक में, तो इसमें ऑक्सीजन का एडिशन तो नहीं हो सकता, लेकिन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जरूर कर सकता। यू कैन गेट दिस,
और इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो आई गेट दिस एल्डिहाइड बना सकता हूं। और अगर ऐसे होगा दिस इज ऑल्सो प्राइमरी अमाइंस डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर अपन ऐसे बता सकते हैं। इसके हाइड्रोलिसिस से मुझे कीटोन मिलेगा, मतलब प्राइमरी अमाइन विल फॉर्म कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स, ये बता सकते हैं। दैट इज द प्रोडक्ट वी कैन राइट। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है CH3 सेकेंडरी अमाइंस की बात है और इसको मैं रिएक्ट करूंगा विथ KMnO4 बेसिक मीडियम, तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा। जैसे यहां पर भी मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया था, यहां भी मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया था, यहां भी मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया। टेट्रा मिथाइल हाइड्रोसाइड, हाइड्रोसाइड टेट्रा मिथाइल हाइड्रोसाइड बना सकते, टेट्रा मिथाइल हाइड्रोसाइड, वो NH2 होता है ना, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया आपने मिथाइल। अगर मैं इसको ना किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करूं जो अपन को नेसेंट ऑक्सीजन देता, जैसे फेंटॉन्स रिएजेंट, ये फेंटॉन्स रिएजेंट, तो फिर मैं हाइड्रोक्सिल अमाइन बनाऊंगा, डाई अल्काइल नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर लूंगा NH के बीच में। हाइड्रोक्सिल ऐसे बना दूंगा। और अगर अपन ऐसे बनाएंगे तो इसको अगर मैं रिएक्ट करूंगा ना KMnO4 एंड बेसिक, तो नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, so there is no reaction because nitrogen atom doesn't have hydrogen atom. नाइट्रोजन एटम के पास हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसलिए मैं उसमें नो रिएक्शन। लेकिन अगर मैं इसको फेंटॉन्स रिएजेंट से रिएक्ट करूं तो फिर आई गेट लाइक दिस, वो नेसेंट ऑक्सीजन है FeSO4 H2O2, नेसेंट ऑक्सीजन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मल चार्जेस के फॉर्म।
ट्राइएल्काइल नाइट्रोजन ऑक्साइड. This is about the oxidation of amines. अगर मेरे पास ऐसे गिवन है ना, तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा एसिडिक बीटा हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर लूंगा. कैसे? इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो रिमूव कर लेता. इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो अपन रिमूव कर. तो अपन इसको ऐसे लिख, बना देते हैं. क्या बना? And the reaction is called copolymerization. The reaction is called copolymerization. वैसे तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एरोमेटिक में अगर मुझे NH2 की बनी और इसको केमिनोफोर और बेसिक मीडियम से हीट कर देते हैं, we can get like this. बट ये रिएक्शन कहीं बुक्स में गिवन है, बट ये रिएक्शन बाकी एनसीईआरटी वगैरह में नहीं देते हुए, बट स्टेट बोर्ड के बुक में गिवन है कि केमिनोफोर को ऐसे रिएक्ट करते हैं तो हो जाता है. बट जो मैंने आपको बताया, ये तो आपको पता होना ही चाहिए. फेंटॉन्स रिएजेंट से और कोप्स एलिमिनेशन वगैरह ये सब आपको पता होना चाहिए. That is about the amines. खत्म.
अब आप डाउट पूछ लो। अब आप डाउट पूछ सकते हैं, अपन डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं। और जो भी अपना नेक्स्ट क्लास होगा, अपन नेक्स्ट क्लास में है ना, जो भी अपना नेक्स्ट क्लास होगा, अपन नेक्स्ट क्लास में क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। संडे को अपन एल्डिहाइड कीटोन शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया 7 to 11 अपन क्लास करेंगे संडे को, और 7 to 11 वाले क्लास में अपन कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम एल्डिहाइड कीटोन खत्म कर दिया जाए। खत्म क्या, मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा 4 आवर्स में, मैक्सिमम क्या, अगर बचेगा भी तो एक आध क्लास बचेगा, बाकी खत्म हो गया। अब लेकिन आप डाउट पूछना, क्योंकि डाउट्स भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। फिर अपन नेक्स्ट वीक में क्या करेंगे ना, नेक्स्ट वीक तो अपन पूरा मतलब या तो डाउट्स ही करेंगे या फिर कोई फिजिकल का चैप्टर शुरू करेंगे, और मुझे लगता है अपन को केमिकल काइनेटिक्स शुरू करना चाहिए। तो वीक में जो क्लासेस होते हैं उसमें अपन पहले केमिकल काइनेटिक्स शुरू कर लेंगे, और संडे को जो क्लास होगा उसमें अपन संडे वाले क्लास में एल्डिहाइड कीटोन करेंगे। ठीक है, एक बार अपना एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो गया, फिर कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स तो आप काफी कुछ पढ़ चुके हैं ORM1 में। उनकी प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट होती हैं, थोड़ा सा मुझे उनको आपको डिकार्बोक्सिलेशन बताना है और प्रिपरेशन बताना है, बस वो बता दो, अपन डाउट डिस्कस करते हैं। डाउट्स में क्या डिस्कस करोगे पहले? तो पहले ना, जैसे आपके कोई अगर पर्सनल डाउट्स हैं, जैसे अभी मुझे बताया कि सर वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का क्या मतलब होता है, तो ठीक है, एल्कीन मतलब जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इनसे जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे उतना ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कहलाता है। ये एल्कीन कम सब्स्टिट्यूटेड होगा इस एल्कीन से, या फिर इस एल्कीन से, एक ही बात। और ये एल्कीन कम सब्स्टिट्यूटेड है इस एल्कीन से, और ये कम सब्स्टिट्यूटेड है इस एल्कीन से। और फिनाइल रिंग को प्रेफरेंस कैसे देंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड में, मतलब उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, समझ गए? मतलब वो कह रहे हैं कि एक जगह पर फिनाइल रिंग ऐसे लिखें और एक जगह फिनाइल रिंग ऐसे लिखा हुआ, तो ऑब्वियसली बात है ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन है। क्योंकि फिनाइल रिंग, अगर फिनाइल रिंग है ना, तो कोशिश करो कि फिनाइल रिंग से डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन ना, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल ना, ये कॉन्जुगेशन नहीं होगा। चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, ठीक है? मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री निकालता हूँ, एक मिनट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री निकालते हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, एक।
आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अपन राइट ना, एक्सरसाइज 3 डिस्कस करना था पहले। अब ये कर रहा है, रुको 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 एक मिनट। अगर ब्यूट वन इन को 1 आइडोब्यूटेन में कन्वर्ट करना है तो HBr परऑक्साइड में रिएक्ट करके NaI एसीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे, HI से माइनर प्रोडक्ट होगा। पता नहीं क्या बोलना चाहता है। पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेते हैं, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे वापस आ जाएंगे। बिल्कुल CH3ONA मतलब CH3OH वैसे ही बिहेव करेगा, बट वो थोड़ा वीक बेस होता है। तो मैं पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म कर देता ना, उसके बाद अपन शुरू कर लेंगे। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को खत्म कर देते हैं, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अपन फोकस कर लेंगे। How long should water be electrolyzed by passing 100 amperes of current so that the oxygen released is completely oxidized diborane? अब तो ठीक है ना। डाइबोरेन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लो। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज डाइबोरेन 26.7 ग्राम ऑफ दिस। हाँ ठीक है, ओके। अपन को कुछ और गिवन है इसमें? नहीं गिवन है, ठीक। इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो, B2O3 बना लो और H2O बना दो। ये लो भाई, हो गया कंप्लीटली। अब क्या करें? क्वेश्चन अलग है बोल रही है, 2018 का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन अलग है तो भेजो, मेरे पास यही शीट है। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 का 14 बताता हूं, तब तक वो क्वेश्चन निकालो और मुझे बता दो। अरे रुको 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 रुको, मैंने ये AI वाला बता दिया। पहले 14 क्वेश्चन बताता हूँ पार्ट 2 का, ये पहले वही बता दो यार। आपको एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 का, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का 29 बताता हूँ, फिर पार्ट 3 करते हैं पार्ट 2। पहले 29 बता देता हूँ। मिल गया 29। द कंडक्टेंस ऑफ ना, वही क्वेश्चन का, द कंडक्टेंस ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड इज गिवन टू मी। रुको भाई, द कंडक्टेंस ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड, चलो भाई CH3COH ले लेता हूँ, और उसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.0015 मोलर। Determined by using the conductivity cell using the platinum electrode. The distance between the electrode is given to me. With the area of cross section मतलब 1.20 centimeter. Area is 1 centimeter square.
The conductance of this solution is found to be this much. The conductance of the solution is found to be this much, then the pH is equal to 4. The conductance is given to me kitna? 5 into 10 की power minus 7 per hour. The pH of the solution is given to me. The value of limiting molar conductivity of this monobasic acid solution is given to me. मुझे ये given है. पर सेंटीमीटर पर. तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हो तो गया. कंडक्टेंस मतलब 1/r गिवन तो है मुझे. क्या पूछा उसमें? ये पूछा ना, पीएच गिवन है. पीएच गिवन है तो मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो मुझे अल्फा के थ्रू ही कैलकुलेट करना पड़ेगा. अल्फा के थ्रू कैलकुलेट करना होगा तो पीएच तो सी अल्फा होता है. The pH of the solution is given to me. तो क्या करें अपन? ये पूछा है, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेशियो से पता चल जाएगा. और pH गिवन है तो मुझे सी अल्फा पता चल जाएगा. सी गिवन है ना मुझे, तो मुझे ये गिवन है, ये मैं कैलकुलेट कर लूंगा बाकी पार्ट से. कैसे? कंसंट्रेशन है. आ गया, ये आ गया, ये मुझे गिवन है, हो गया. एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 5 11 19 14 ये आ जाएगा ना. तो ये आ गया अपना. आर गिवन है, एल गिवन है, ए गिवन है, और ये सेंटीमीटर में गिवन है. अपन को यूनिट का कोई प्रॉब्लम नहीं. इसलिए अब पार्ट 2 की बात करते हैं. पहले क्वेश्चन नंबर 5. फाइव में पूछा है अपन से, अ वेरिएबल अपोजिट एक्सटर्नल वोल्टेज is applied to the zinc and copper electrode at potential 1.1. हाँ तो बताया तो था क्लास में, तो क्लास में बताया था. एनसीईआरटी में गिवन है ना, तो डायग्राम के साथ गिवन है एनसीईआरटी, और क्लास में बताया गया कि अगर मान लो वो जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड था ना, यहां से कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा था? ई नॉट ऑफ द सेल इज 1.1. अगर ये कह रहा है कि मैं रिवर्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल वोल्टेज लगा देता हूं, अगर 0.5 लगाएंगे तो फिर बाकी वोल्टेज कितना दे सकता है? ईएमएफ कितना हो जाएगा? तो अपन कहेंगे 0.6 हो जाएगा. और अगर 1.1 किया तो अपन कहेंगे बंद हो जाएगा सेल वर्क करना. और 1.1 से ज्यादा कर दिया तो कहेंगे रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन शुरू हो जाएगा. क्या बोला है इसने? एक्सटर्नल ईएमएफ 1.1 से ज्यादा देने वाला है ये, तो बताओ क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे थे? एनोड से कैथोड. अब कैथोड टू एनोड आना शुरू हो जाएंगे. तो कह रहा है when external EMF is less than 1.1 and external EMF is greater than 1.1 volt respectively, then flow of electron from, अच्छा less than 1 होगा, लेस देन 1 होगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम
a variable potential is applied on this, external voltage applied on this of potential 1.1 when E external is less than 1.1 तो एनोड टू कैथोड, फिर उसके बाद ग्रेटर देन दिस हाँ तो भी एनोड टू कैथोड, क्या प्रॉब्लम है? सही तो है, आंसर हो गया अपना 4। अब क्या होगा ना, अगर अपन ने मान लो अपन ने 0.8 किया एक्सटर्नल वोल्टेज, तो इधर से इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे तो एनोड टू कैथोड, 1.2 करो हाँ तो भी एनोड टू कैथोड, क्योंकि अब ये एनोड है और ये कैथोड है। एनोड कैथोड कैसे पता चलता है अपन को? जहां से इलेक्ट्रॉन जिस तरफ शिफ्ट होंगे उसी को एनोड कैथोड बोलते हैं। एनोड वो होता है जहां इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है और कैथोड वो होता है जहां इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होता है। कौन सा क्वेश्चन था? 11th वाला। Which of the following ions do not liberate hydrogen gas on reaction with dilute acids? ये तो वैसे ही बड़ा इजी होना चाहिए। On reaction with dilute acids, इसमें तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। थोड़ा बताना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अपन इसको ऐसे बता सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे, इसमें तो अपन को पहले से पता होना चाहिए तभी बता सकते हैं, लेकिन अपन एक बात और कर सकते हैं। डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, तो अपन ऐसे देख लेते हैं थोड़ा लिख के ना, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो बताया होगा मैंने। हाइड्रोजन गैस का मतलब है H प्लस आइन को मुझे कन्वर्ट करना है। Which of the following ions do not liberate hydrogen gas from the dilute acids? मेरे पास एसिड्स है और मुझे इससे हाइड्रोजन गैस लिबरेट करना है, और यहां पर मेरे पास मेटल आइन है। मतलब मुझे क्या चेक करना है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा हो उस मेटल आइन से, तो हाइड्रोजन लिबरेट होगा। अब ऐसा कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रॉन नहीं देता हो? ऐसा मेटल आइन कौन सा जो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा? कैसे बताएंगे? वैसे अपन कहेंगे आपने देखो, जो एसआरपी वैल्यूज वगैरह होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं कोरिलेटेड होते हैं नेचर ऑफ मेटल से। मतलब जो अपन पढ़ते हैं वो नेचर ऑफ मेटल से कोरिलेटेड होता है। अपन क्या कर सकते हैं इसमें, अपन को ये बात पता है कि स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक +3 ज्यादा स्टेबल होता है, और Mn से लेके जिंक तक +2 ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर अपन देखें तो Mn+2 है उसमें, Pi+2 है उसमें, Cr+3 है उसमें। Mn का +2 ज्यादा स्टेबल है इन सबके कंपैरिजन में, बाकी जो गिवन है। मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे कम होगी, +2 में ज्यादा स्टेबल होता है, ये बता सकते हैं भाई। बाकी सबका तो +3 ज्यादा स्टेबल होता है ना Mn के अलावा, बता देंगे भाई ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं क्योंकि इनके +3 ज्यादा स्टेबल। ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, तो कौन नहीं देगा? इसका Mn का +2 ज्यादा स्टेबल है। तो चलो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट से ही बता, उसी के हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व। 14th वाला
9.65 ampere current was passed for 1 hour for nitrobenzene in the acidic medium. The amount of para-aminophenol produced is, कल बताया तो था, strongly acidic medium में बताया था ना, weakly acidic medium में nitrophenol, this NO2 will get converted into weakly acidic medium में क्या बनेगा, NH2 बनेगा, और strongly acidic medium में इलेक्ट्रोलाइसिस, और स्ट्रांगली एसिडिक में तो बताया था ना NaOH बनेगा। बाद में अपन ने कहा था ये टॉटोमराइज होगा और पैरा नाइट्रोफेनॉल बनाता है ये बनाता है। तो ये कह रहा है कि भाई ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, द अमाउंट ऑफ पैरा नाइट्रोफेनॉल प्रोड्यूस्ड इज, हाँ तो ठीक है ना, अपन को क्या फर्क पड़ेगा, हो तो क्या, हमें क्या फर्क पड़ेगा, अमाउंट पूछा ना आपने, मतलब W/E इज इक्वल टू हो जाए Q/96500 और Q/96500 मतलब I इंटू टी, और I कितना गिवन है, 1 आवर ना, और करंट भी गिवन है, अपन को दोनों गिवन है 9.65 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट 60 सेकंड्स 96500 और इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देते हैं। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लो आप, मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 78, तो 76 बाकी ऐड कर लो आप, इसको एन फैक्टर कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करना आता तो है आपको, एन फैक्टर मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है और एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, एन फैक्टर कितना होगा तो लिख लो ना, एन फैक्टर यह है तो ये लो एन फैक्टर हो गया। सब कुछ बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, कार्बन बैलेंस था, ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो एक H2 बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, 2 हाइड्रोजन है, लो भाई एन फैक्टर 2 हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो, 14 का 19th भी पूछा, 19th वाले में अपन को गिवन है द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर रिस्पेक्टिवली आर, the electrolyte used in the electroplating of gold and silver are, तो भाई साइनाइड कॉम्प्लेक्स बना देते हैं उनके, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर तो साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, केसीएन के साथ उनका ऑक्सीडेशन करते हैं, लिखा तो था मैंने, गोल्ड और सिल्वर ना केसीएन के साथ रिएक्शन, तो साइनाइड प्रोसेस याद है ना अपन, ऐसे किया तो था, ये लो बन गया ना इलेक्ट्रोलाइट साइनाइड कॉम्प्लेक्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, बता दो, फिर इसको अपन जिंक से रिएक्ट करेंगे तो विल कैन दैट, अब बताओ और कोई नहीं, खत्म, 37 क्वेश्चंस, 31 भी, इसीलिए अपन ने 31 भी पूछा है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज, अब इसमें क्या बताना भाई, जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, क्लास में क्या होगा,
Formic acid is stronger than benzoic acid. Benzoic acid is stronger than एसिडिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड में जब अपन ने एलिफेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट किए थे ना, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना शुरू किया था, तो यही तो एग्जांपल लेते हैं. बताए तो हो गया. अब अपन उसी की बात करते हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ओवर. ऑप्शन बता दो. अच्छा वो बंद नहीं किया था मैंने. सबसे पहले फॉर्मिक एसिड लिखेंगे, ग्रेटर देन सी लिखूंगा, ग्रेटर देन बी लिखूंगा, ऑप्शन विल बी 2. 31 का आंसर इज 2. अब उसी की बात करते हैं. इलेक्ट्रो अपना खत्म हो. अगर ब्यूट 1 इन को ब्यूट 1 आइडोब्यूटेन में कन्वर्ट करना है तो कर देंगे. ये कह रहा है कि 1 आइडोब्यूटेन में कन्वर्ट करना है इसमें, तो क्या करें? तो कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम. ये लो. वो तो क्या, इसमें क्या प्रॉब्लम? पूछ रहा है ये रिएक्शन करें या फिर यही कर दें ऐसे. नहीं नहीं, दिस इज अ माइनर प्रोडक्ट. माइनर प्रोडक्ट को अपन प्रोडक्ट थोड़ी बोलते हैं. ये बनेगा. ये प्रोडक्ट बताऊंगा अगर डायरेक्टली एचआई से रिएक्ट करोगे तो. ये थोड़ी बताऊंगा. माइनर प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में थोड़ी काउंट करते हैं. गलत हो जाएगा. वही करना. CH3ONA इन CH3OH कैसे बिहेव करेगा, लाइक C2H5ONA या फिर कैसे? तो CH3ONA इन C2H5OH थोड़ा सा वीकर बेस है एज कंपेयर टू C2H5ONA के कंपैरिजन में, इसलिए वो अलग होगा. इट विल मोर शो उसका सब्स्टिट्यूशन का ज्यादा चांसेस होगा रादर देन कि उसका एलिमिनेशन का. तो अपन उसमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू एलिमिनेशन. मतलब अगर मेरे पास ऐसे है, इसके लिए अपन ने लिखा हुआ है C2H5ONA है ना ऐसे. तो अगर ये 1 डिग्री RX है तो SN2 होता है, और 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के साथ RX के साथ इट इज E2 होता है. तो अगर अपन इसकी जगह ये लिख लें, तो अपन ऐसे कर लें. ये कर लें. नहीं, पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट होने से इसमें अपन ये नहीं कहेंगे कि भाई इसमें मतलब इसकी पोलैरिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी ना. तो बस अपन तो ये कह रहे हैं कि भाई होगा तो SN2 और एलिमिनेशन, लेकिन क्या होता है पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट से इसमें ये वैल्यूज बढ़ जाते हैं, इनके वैल्यूज बढ़ जाएंगे.
तो आयनिक रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब Sl2 के चांसेस बढ़ जाएंगे। भाई सॉल्वेंट में अगर पोलैरिटी है वाटर जैसे नहीं है ना, लेकिन इसमें ये R ग्रुप थोड़ा बड़ा है, तो ये इसको अट्रैक्ट करके ये दूर तो लेके जाएंगे, थोड़ा पोलराइज करेंगे ना। इसके बढ़ने से हाइड्रोजन एटम में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए अपन ने अगर C2H5 होता तो वो थोड़ा ज्यादा वैसे करेगा। तो अपन ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल SN1 ही हो जाएगा। अगर SN1 तो अपन तब कहते जब ये नहीं होता ये होता, तो अपन 100% SN1 ही बोलते। यहाँ पर SN1 रिएक्शन ही होगा, फिर अपन इनकी बात ही नहीं करते। सॉल्वेंट है, पोलराइज हुआ, ये इसको हटा के डबल बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, दैट विल बी अ बेस ना, C2H4, इसलिए अपन ने E2 रिएक्शन लिखा। 6 chlorohex2ene, लो भाई बना दिया। अब बताओ क्या करें। इन प्रेजेंस ऑफ NaNH2 द साइक्लो कंपाउंड कैसे पता चलेगा? हेक्सेन है, हेक्सेन है, साइक्लो कंपाउंड हेक्सेन कैसे हो सकता है? ये होगा डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन। हेक्सेन थोड़ी बनेगा। अच्छा 2 ऑल भी है, 6 क्लोरो 2 ऑल, रुक जा, और भी कुछ बना रखा है 6 क्लोरो और 2 ऑल, मतलब ऐसे। रुक जा भाई, साइक्लोहेक्सीन, ये तो हो गया अपना साइक्लो। तो अब 2 ऑल भी बना रहा है, 2 ऑल कैसे बना? कैसे बोल रहा है? अब इसमें क्या करूंगा? कह रहे इन द प्रेजेंस ऑफ NaNH2 कैसे पता चलेगा हेक्सेन? अरे रुकना, वो साइक्लो थोड़ी बोल रहा है, वो तो अपन को लॉन्ग चेन बोल रहा है। रुक जा, क्या लिख रहा है पहले, क्या लिख रहा है? क्लोरो हेक्सेन टू ऑल, हेक्सीन टू ऑल, पता नहीं क्या बोल रहा है। ये तो हो गया हेक्सेन, 6 पे क्लोरो लगाने के लिए बोल रहा है। हेक्सीन नंबर नहीं दिया, मतलब डबल बॉन्ड इधर है और ये है, ऐसे ही ना। हेक्सेन कहां से आ रहा? तो हेक्सीन लिख रहा था ना, 6 क्लोरो हेक्सीन टू ऑल, वो हेक्सेन है। अच्छा, इसको हटा दिया। तो NaNH2 से ऐसे बनाऊंगा, इसको इधर को बना लेता। NaNH2 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसको बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना। NaNH2 की जगह अगर आप KOH या NaOH लेते तो अपन को सोचना भी पड़ता है, अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता, हीट करेंगे तो भी कर देते अपन, लेकिन ये प्रोडक्ट बनेगा ना। NaNH2 तो काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब बताओ,
ORM4 डिस्कशन फॉर ORM4। आई थिंक अपन ने वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन कर लिया था, ORM4 डिस्कस करना था हमें। ORM4 ORM2 ORM सारे बेस एलिमिनेशन शो करेंगे जो मैंने लिखा था, बल्कि बेसिस, हॉफमैन प्रोडक्ट, बाकी सारे बेसिस सिम्पसन प्रोडक्ट। अब बताओ ORM4 में कोई डाउट है तो? पार्ट 1 का A4 बता देता हूं मैं। 1 ब्रोमो 1 साइक्लोहेक्सेन, when 1 bromo 1 cyclo 1 methyl cyclohexane, लो भाई 1 bromo 1 methyl cyclohexane is heated with ethanol in the presence of period of time। अरे भाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, बस 3 प्रोडक्ट्स रिजल्ट्स। अच्छा ठीक है, हीट करने से एलिमिनेशन के बारे में भी सोचूंगा। 2 एल्कीन्स 1 ईथर एंड 2 एल्कीन्स, ठीक है। प्रेडिक्ट फ्रॉम दिस रिएक्शन अपन से कहा गया एंड द पर्पस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ देयर फॉर्मेशन, ठीक है भाई, एंड द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। देख अगर हीटिंग वीटिंग कुछ नहीं लिखा होता ना तो अपन तो कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये हो गया, कार्बोकेटाइन बनाता, उसके बाद में कहता कि भाई अगर ETOH है विदाउट हीटिंग, ये मेजर है, विदाउट हीटिंग कुछ सोचता भी नहीं। और अगर हीट करोगे तो आई कैन हैव 2 प्रोडक्ट्स, क्योंकि हीट किया आपने, एक OET एलिमिनेशन रिएक्शन ना, एक ये बनाऊंगा एक ये बनाऊंगा। भाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो कार्बोकेटाइन तो बनाना ही होगा, सो इवन रिएक्शन, ये SN1 रिएक्शन। हीटिंग में इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा, ये मेजर। और अगर हीट नहीं करते तो वो प्रोडक्ट होता, तो इन तीनों में मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा क्योंकि हीटिंग किया आपने, ये माइनर हो जाएगा और वो साइड प्रोडक्ट हो जाएगा। हीट नहीं करते तो दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। B1 पूछा है, B1 में लिखा हैलाइड with molecular formula this is found to give 2 isomeric alkene। मेरे पास एक हैलाइड गिवन है C6H39 is found to give 2 isomeric alkenes this and this on dehydrogenation with alcoholic KOH। okay, मेरे पास ना 2 एल्कीन आते हैं, चलो दोनों बना लेते हैं। एक एल्कीन आया मेरे पास 2 मेथिल पेंटीन, 2 मेथिल पेंटुइन, और एक आया मेरे पास 4 मेथिल पेंटुइन। ये वाला
एक आया मेरे पास 2 मिथाइल 2 पेंटीन, और एक आया मेरे पास 1 मिथाइल नहीं 4 मिथाइल 2 पेंटीन। ठीक है, क्या चाहता है ये अपन से? ये चाहता है सजेस्ट द स्ट्रक्चर। ठीक है, बढ़िया सा स्ट्रक्चर सजेस्ट करता है जिससे कि कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, इसके लिए अगर मुझे स्ट्रक्चर सजेस्ट करना है तो मैं ये कर लूंगा। क्योंकि डबल बॉन्ड ये इधर और इधर बन सकता है, इधर ज्यादा स्टेबल होगा। इधर की बात करते हैं तो मैं इधर ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यहां ज्यादा स्टेबल होगा, यहां कम स्टेबल होगा। अगर यहां लिखूंगा आई तो यहां ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये बन सकता है। इसलिए अगर मुझे डबल बॉन्ड यहां चाहिए तो मुझे यहीं पर आइडल लिखना चाहिए, क्योंकि इस तरफ कम स्टेबल होगा, इस तरफ ज्यादा स्टेबल होगा, तो ज्यादा स्टेबल बनेगा। इधर रखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इस तरफ डबल बॉन्ड बनेगा, इस तरफ नहीं बनेगा। इधर इस पे रखूंगा तो इधर भी बन सकता है, उधर भी बन सकता है। बेटर है कि इधर रखते हैं तो इधर ही बनेगा, क्योंकि उधर कम स्टेबल होगा। ठीक है, अब पार्ट 2 का C4। अच्छा, पार्ट 2 का C4। मुझे लगा पार्ट 1 में C4 तो है। अच्छा, इसमें एक ही स्ट्रक्चर पूछा था। रुको, पार्ट 2 का C4 बता के वापस चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या पूछना है। देखते हैं, पहले पार्ट 2 का C4 कर लेते हैं। बेस के साथ हीट करोगे ना? हाँ तो ठीक है ना, अपन को पता तो है क्या करना है इसमें। ये ना NO2 है, CH2 CHCl और CH3। OH माइनस आयन के साथ हीट करोगे ना, ये वाला हाइड्रोजन निकालो, तो वहां कार्बोकेटाइन किसको बनाना है? तो इसकी वजह से और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा हाइड्रोजन एटम। ऐसे बनाऊंगा ना, ये बनेगा प्रोडक्ट। ये कौन सा बताया तुमने? B1 बताया, B1 बताया ना शायद। सर बोलो। सर बट ये E1CB मैकेनिज्म नहीं रहेगा ना, Cl है ना उधर, इधर तो वाला हाँ नहीं, तो अपन से पूछे, मैकेनिज्म पूछा था क्या इसमें? वो E1CB के हेडिंग के अंदर आया, तो पर वो तो नहीं है नहीं, ना, ऐसा नहीं Cl है, है ना ऐसा नहीं, ऐसा Cl। नहीं, ऐसा नहीं। अगर अपन से मैकेनिज्म पूछेंगे ना, अब एक मिनट रुकना, मैं इसमें एक कॉमन बना देता हूं। तो कॉमन बनाना है तो इससे इस तरफ बनेगा तो ये वाला बन जाएगा, और इस तरफ बनेगा तो ये वाला बन जाएगा। एक ही पूछा था स्ट्रक्चर, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। मुझे लगा बेस्ट स्ट्रक्चर पूछा है, तो अपन बेस्ट वो बना दिया मैंने। तो इधर बनेगा तो ये वाला बन जाएगा, इधर बना तो ये वाला बन गया, और इधर बना तो ये वाला बन गया। एक स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे ना, अगर अपन से ऐसे पूछा, अगर मुझसे आप ऐसे लिख के पूछते ना तो ज्यादा अच्छा रहता। मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करेगा? तो अपन इसी को टिक करते हैं। सील की वजह से नहीं, एनाइन की स्टेबिलिटी की वजह से। वो एनाइन इतना ज्यादा स्टेबल है कि पहले एनाइन बनेगा, उसके बाद सीएल निकल जाएगा। ओके। तो एनाइन की स्टेबिलिटी की वजह से बताया हमने। आप बताओ।
और E1 सी भी मान लो ऑप्शन में गिवन नहीं है तो मैं E2 में कहना बता दूंगा, E2 भी उसमें काफी फास्ट होगा। दूसरा बताओ। और कुछ पूछना है इसमें? पार्ट 2 किया है तो पार्ट 2 भी पूछ सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2 किया है तो एक्सरसाइज 2 भी पूछ सकते हैं, अगर एक्सरसाइज 2 किया है तो। अच्छा, एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 1 ही बोला था। हाँ ठीक है, बट मेरे बोलने से क्या होता है, अगर सॉल्व कर सकते हैं अपन तो अपने पास टाइम है। अपने पास डिस्कशन का टाइम थोड़ा ज्यादा जा रहा था, इसलिए मैंने ऐसे कहा था। मैंने ये थोड़ी कहा था कि अपन नहीं कर सकते। अगले क्लास में डिस्कस करना है, कर लेंगे। अभी क्या करोगे? अभी अपने पास 15 मिनट्स हैं, तो फिर बंद करते हैं क्लास। आज 15 मिनट पहले ही छोड़ लेते हैं।